कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन। कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन का यूज़ कहाँ पर होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये आज हम आपको बताएँगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है कंपनीज़ में। इसको सिर्फ़ एज़ अ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी एक सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन या किसी मशीन की सेटिंग्स को चेक करने के लिए, उसके रजिस्ट्री की सेटिंग्स को देखने के लिए ही बेसलाइन का यूज़ करते हैं। और इसकी कंप्लायंस सेटिंग को चेक करने के लिए कि हमारे एससीसीएम में जो क्लाइंट पे कंप्लायंस जा रहा है वो प्रॉपर है, मशीन कंप्लायंट है कि नॉन कंप्लायंट है। जैसे कि हम डिप्लॉयमेंट में भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके थ्रू एक बेसलाइन क्रिएट कर देते हैं और उसमें मशीन्स को किसी कलेक्शन पर डिप्लॉयमेंट लगाते हैं, तो उसके अंदर जितने भी मशीन्स होंगे तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पुल करके देगा क्लाइंट मशीन से। तो एक बार लैब लॉगिन हो जाए तो हम आपको दिखाते हैं ये सेटिंग्स कहाँ पर होती हैं। पहले तो हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स क्रिएट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कितने तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वाया रजिस्ट्री, वाया फाइल सिस्टम, वाया विंडोज़ इंस्टॉलर फाइल। इसमें कई सारी और भी सेटिंग्स होती हैं, तो उनके थ्रू और पावर शेल स्क्रिप्ट। तो इन टाइप्स की फाइल से हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स क्रिएट करते हैं। उन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को हम डायरेक्टली किसी कलेक्शन पर डिप्लॉयमेंट नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन। कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन के थ्रू ही हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम को की डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना आप लोगों को मेरी? ठीक है। ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन आइटम और कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन की सेटिंग्स कहाँ पर होती हैं? एसेट एंड कंप्लायंस में, कंप्लायंस सेटिंग्स के अंदर। इसमें ही आती हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, पहले हम आपको एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्रिएट करके दिखाते हैं। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, टेस्ट PI। देखिए, अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। जैसे कि हम विंडोज़ 10 और लेटर की मशीन, जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ एक्सपी या इन टाइप्स की मशीन्स पे हम के लिए अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्रिएट करना है, या जिन पे एससीसीएम क्लाइंट हमारा इंस्टॉल है, एससीसीएम क्लाइंट जिनको सपोर्ट करता है, जैसे कि वो मैक ओएस की डिवाइसेस हो गई, या आपके एंड्रॉयड डिवाइस हो गई, या आपकी जो विंडोज़ की डिवाइसेस हैं या सर्वर्स हैं, उनके लिए अगर हमें सीआई क्रिएट करना है तो हम इस सेटिंग को के पर क्लिक करेंगे। जैसे कि विंडोज़ 10 और लेटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर चेंज हो रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस। अगर हम मैक ओएस लेंगे तो मैक ओएस की अलग सेटिंग्स हो गई, एंड डेस्कटॉप एंड सर्वर्स अगर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर इनकी अलग अलग सेटिंग्स हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और इसी में अगर हम नॉन कॉन्फ़िगरेशन जिस पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट नहीं है, एससीसीएम क्लाइंट जिन डिवाइसेस पर नहीं है, उन पे अगर हमें ये कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए हम ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्क्रीन आ जाएगी। तो जो नॉन एससीएम क्लाइंट मशीन्स होती हैं, जो जैसे विंडोज़ फ़ोन हो गए या विंडोज़ 10 की डिवाइसेस या 8.1, तो उसके लिए हम ये नीचे की सेटिंग्स में कहीं पर क्लिक करेंगे तो उसमें फिर ये आपका ऊपर से ऑप्शन हट जाएगा और ये नॉन एससीएम क्लाइंट की डिवाइसेस के लिए सेटिंग्स अप्लाई होने लगेंगी इन कॉन्फ़िगरेशंस आइटम की। तो हम यहाँ पर विंडोज़ 10 की मशीन ले लेते हैं। विंडोज़
डेस्कटॉप अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो विंडोज़ डेस्कटॉप में देखिए डेस्कटॉप एंड सर्वर, तो इसमें इतनी सारे वर्जन्स आ रहे हैं, विंडोज़ एक्सपी, विस्टा 7, 8, विंडोज़ सर्वर्स के भी इसमें वर्जन्स आ रहे हैं, उनके भी एडिशंस आ रहे हैं कि 2012 है कि 8 है, कि 16 है कि 19 है। विंडोज सर्वर 22 भी आ गया है, देखिए इसमें ऐड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड कर दिया है। हम यहाँ पर कोई विंडोज सर्वर ना सेलेक्ट करके अगर हम विंडोज़ 10 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर विंडोज़ 10 की ही वर्जन सेलेक्ट होंगे कि विंडोज़ 10 के या उनके भी ओल्डर वर्जन, जैसे इस समय करंट 20S2 चल रहा है तो उसके ओल्ड वर्जन में लाइक आपके हो गए 1709, 1909, 1803 वर्जन, तो वो सारे वर्जन्स को ये सपोर्ट करे। तो उसके लिए हम यहाँ विंडोज़ 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आ रहा है कि ये डिवाइस सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, डिवाइस सेटिंग ग्रुप की, ये किस जो सेटिंग आप क्रिएट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम की, वो किस ग्रुप में फॉल करनी चाहिए, वो सिस्टम सेटिंग होगी या सिक्योरिटी से रिलेटेड है या पासवर्ड से रिलेटेड है, डिवाइस पर्टिकुलर डिवाइस पे कोई चेंजेस आप करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की ये सारी सेटिंग्स जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्रिएटेड हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट ऑल नहीं करना है। हम यहाँ पर अगर हम डिवाइस सेटिंग ले लेते हैं तो सिर्फ डिवाइस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हमें आगे पुल करने को मिलेगी। जो तो ब्लूटूथ नॉन कॉन्फ़िगर्ड है, और प्लेटफॉर्म एप्लीकेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हर सेटिंग का एक अपना एक आगे उसकी सब सेटिंग्स हैं। तो हम यहाँ पर अगर सिस्टम सिक्योरिटी सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम सिक्योरिटी में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बाकी की क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। नेटवर्क फायरवॉल है, स्मार्ट स्क्रीन विदाउट वायरस प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर आगे सेटिंग्स चेंज करने को आ रही हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेटिंग्स को, लेकिन हमें करना नहीं है। अब हम लेते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन में ऐप लॉकर जो विंडोज़ की मशीन्स यूज़ करती हैं उनकी पॉलिसी, तो ये सारी चीज़ें इसमें कॉन्फ़िगर होके आती हैं। यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स क्रिएट करते हैं एंड अगर हमें कोई इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है तो वो सारी चीज़ें एक हम कोई CI पहले क्रिएट करते हैं, तो इसकी सेटिंग्स में हम आपको दिखाते हैं कि कितने तरह से CI यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। विंडोज़ 32 बिट ले लिया, सेलेक्ट ऑल ले लेते हैं। यहाँ से हमें पासवर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ब्लूटूथ नहीं चाहिए, क्लाउड नहीं चाहिए, रोमिंग इंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, विंडोज़ इंफॉर्मेशन, विंडो इंफॉर्मेशन। चलिए पहले एक हम ये इतनी सारी सेटिंग्स की, ये हमें इनका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। हमें हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ऐसी उनकी कोई सेटिंग्स नहीं चाहिए। हम अपनी खुद एक CI की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे जो विंडोज़ 10 64 बिट और 32 बिट के लिए एप्लीकेबल। तो अब हम यहाँ पर हमने एक CI यहाँ पर क्रिएट कर ली और CI को अब हम यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ में आकर ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि CI किस पर्पस के लिए हम ये कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आते हैं CI सेटिंग्स में, यहाँ पर न्यू में आए, सेटिंग्स में आए, न्यू में आए और यहाँ पर देखिए क्रिएट सेटिंग्स के अंदर जनरल टैब में हम यहाँ पर नाम देंगे। सपोज टैग हमने रजिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, इजी कर लेते हैं इसको सर। और सेटिंग टाइप कितने तरह से आप इस CI को बना सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी क्वेरी, असेंबली, फाइल सिस्टम, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था फाइल सिस्टम बेस्ड CI, रजिस्ट्री की वैल्यू, स्क्रिप्ट, SQL क्वेरी बेस्ड CI या WQL क्वेरी बेस्ड CI। तो इस
इतने तरह से हम ये CI यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज डैट अगर हम यहाँ पर रजिस्ट्री ट्री लेते हैं, तो यहाँ पर HKLM में कोई एक ऐसी रजिस्ट्री की आपको एग्जिस्ट होनी चाहिए कि जिसको आप यहाँ पर डिटेक्ट कराना चाहते हैं। बाकी और भी क्लाइंट मशीन पे कि अगर ये रजिस्ट्री की इस पर्टिकुलर सिस्टम में डिटेक्ट हो रही हो, तभी ये डिवाइस कंप्लायंस हो, अदरवाइज ये नॉन कंप्लायंस में चली जाए। तो हम यहाँ पर एक कोई डिवाइस की एक रजिस्ट्री देख लेते हैं। अगर तो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम नहीं है, ठीक है। अभी हम इसमें गूगल क्रोम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम फाइल बेस्ड रजिस्ट्री भी आपको बना के बताएंगे। हेलो, मेरी आवाज़ मुझे कोई को कर रही है। तो यहाँ पर एक हम डिस्क्रिप्शन बेस्ड रजिस्ट्री की बना लेते हैं कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्री की अगर किसी मशीन में एग्जिस्ट करे तो वो कंप्लायंट हो, और अगर वो किसी मशीन में एग्जिस्ट ना करे तो वो नॉन कंप्लायंट हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर किसी में कोई वैल्यू हो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। गूगल क्रोम, क्रोम की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हमने सपोज दैट की नेम ले लिया, ठीक है। अब ये की नेम जिस जिस मशीन पे एग्जिस्ट करेगी वही मशीन हमें यहाँ पर कंप्लायंट होकर आएंगी। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं रजिस्ट्री की नेम, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट की नेम, की नेम। एंड ये रजिस्ट्री एसोसिएटेड विद 64 बिट एप्लीकेशन भी होनी चाहिए कि नहीं, वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको ओके कर दिया। इसमें एक और सेटिंग है कंप्लायंस रूल। आप इस कंप्लायंस रूल को यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ही आइए और एडिट में आएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही कंप्लायंस रूल मिलेगा जो वहाँ पर था। तो ये कह रहा है कि ये कंप्लायंस रूल क्या होना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करे। अगर ये एग्जिस्ट ना करे तो वो उसकी नॉन कंप्लायंट की सिर्फ इंफॉर्मेशन दे। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्रिटिकल, एज अ क्रिटिकल बिहेव करे कि ये शो करे कि हाँ ये भैया इस पे इस मशीन पे ये की या ये रजिस्ट्री की एग्जिस्ट नहीं की है, तो ये क्रिटिकल एक है, ये बहुत सेंसिटिव मशीन है, इस पर ये मशीन नॉन कंप्लायंट है, इसलिए इसको आप जल्दी से देखिए और इसके इस इशू को फिक्स करिए। तो यहाँ पर आप कंप्लायंस सेटिंग में ये भी दे सकते हैं कि रजिस्ट्री की वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट ऑन क्लाइंट डिवाइस, कि ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, और या नॉट एग्जिस्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर नॉट एग्जिस्ट है तो वो नॉट एग्जिस्ट में फिर ये जिस पे नहीं होगी तो उसको कंप्लायंट कर देगा, और यहाँ पर जिस पे होगी उसको नॉन कंप्लायंट और एज अ क्रिटिकल वार्निंग शो करेगा। अगर वो एग्जिस्ट हम यहाँ पर सेटिंग यहाँ पर कर देते हैं सेटिंग रजिस्ट्री वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट ऑन क्लाइंट डिवाइस, तो वो ये डिवाइस ये रजिस्ट्री की जिस मशीन पे अवेलेबल होगी उसको कंप्लायंस कर देगा, और जिस पे नहीं अवेलेबल होगी रजिस्ट्री की उसको नॉन कंप्लायंट कर देगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ये एज अ क्रिटिकल बिहेव करे, और इसको जिस मशीन पे नॉन एग्जिस्ट है उसको नॉन कंप्लायंट कर दे। तो हमने इसको यहाँ पर ओके कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसको भी ओके कर दिया है। इसके बाद हम कंप्लायंस रूल में आते हैं। ये वही सेम सेटिंग है जो हमने यहाँ पर चेंजेस किए थे, जो हमने आपको बताया था कि ये एग्जिस्ट करे या नॉन एग्जिस्ट करे, कि इसकी क्रिटिकलिटी क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन वार्निंग या क्रिटिकल इवेंट के साथ।
तो और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हमने अभी पिछले उसमें डिफ़ाइन करी है कि ये वैल्यू यहाँ पर शो हो, तो ये वही वैल्यू है। इसको यहाँ की प्रॉपर्टीज़ से भी इसको देख सकते हैं। हमने यहाँ से इसको कैंसिल किया और सपोर्टेड प्लेटफॉर्म किन किन मशीन्स पे ये सपोर्ट करे। ये हमने विंडोज़ 10 की दोनों वर्जन्स ले रखे हैं कि जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में है। बाकी इसकी सिक्योरिटी किस अकाउंट से जाकर लॉगिन करके वहाँ की सेटिंग्स ला कर दे हमें, तो हमने कंप्लायंस रूल सेटिंग कॉन्फ़िगर कर लिया। और इसकी इसकी हम यहाँ से कैटेगरी भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में फॉल करता है। सपोज दैट ये जो माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले सकते हैं हम। अगर हमें यहाँ से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेना है, इस कैटेगरी को सीआई को इस कैटेगरी में नहीं डालना है, तो हम यहाँ पर एक खुद की सीआई भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्री, सिस्टम रजिस्ट्री की बना देते हैं इसका नाम। ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, सिस्टम रजिस्ट्री कर दिया हमने इसको। और ये सीआई अगर एक कैटेगरी में अगर हम इसको एज अ रिपोर्टिंग पर्पस यूज़ करेंगे, तो ये एज अ सिस्टम रजिस्ट्री की यहाँ पर हमें शो होगी। तो हमने इसको ओके कर दिया, इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हमारी सीआई क्रिएट हो गई। सीआई नेम जनरल, ये किसके डिवाइस टाइप के लिए है, एंड्रॉयड के लिए है कि ये आपकी मैक ओएस के लिए है कि विंडोज़ डिवाइसेस के लिए है। तो यहाँ पर ये विंडोज़ हमने सेलेक्ट है। रिवीजन यहाँ पर कह रहा है कि या कितने बार रिवाइज की गई है या कितने बार ये इसमें चेंजेस किए गए हैं। सपोज दैट अभी यहाँ पर 2 बार हमने यहाँ पर चेंजेस किए थे, और अगर हम इसमें एक कोई और चेंजेस करते हैं तो इसकी रिवीजन टाइम यहाँ पर रिवीजन वैल्यू चेंज हो जाएगी और 3 हो जाएगी। सपोज दैट हम यहाँ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देते हैं। और तो हमने यहाँ पर जैसे ही डिस्क्रिप्शन चेंज किया, वहाँ पर उसकी रिवीजन वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 हो गई। जितने बार ये सीआई में चेंजेस होंगे, या जितने बार भी इसमें कोई भी एक सेटिंग में कहीं भी कोई चेंजेस करता है, या कुछ भी एक डॉट का भी अगर चेंज होगा, तो इसकी रिवीजन वैल्यू अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाएगी और बता देगा कि कितने बार ये सीआई रिवाइज की गई है। तो इस अब हमने सीआई क्रिएट कर दी, हमने रजिस्टरिंग वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दी कि हमें ये जो रजिस्ट्री है, जिन मशीनों पर हमें उनकी ही इंफॉर्मेशन चाहिए या जिन पे नहीं है ये रजिस्ट्री की, उनकी ही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने यहाँ पर उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्रिएट कर दी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को डायरेक्टली देखिए, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट नहीं लगा सकते इस रजिस्ट्री की आइटम्स का, सीआई कॉन्फ़िगरेशन आइटम का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेस लाइन को यूज़ करना होगा। अब बेस लाइन क्या होते हैं? बेस लाइन इज़ नथिंग, बेस लाइन इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम और बेस लाइन्स। बेस लाइन के अंदर भी कई सारी बेस लाइन हम ऐड कर सकते हैं, और बेस लाइन के अंदर कई सारी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक बेस लाइन क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट यहाँ पर हम बेस लाइन में कितनी कौन कौन सी बेस लाइन, हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इस बेस लाइन के अंदर हम सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐड कर सकते हैं: कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, सीआईज़, सॉफ्टवेयर अपडेट या कॉन्फ़िगरेशन बेस लाइन। अब हम सपोज दैट हम यहाँ पर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्रिएट किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट क्रिएट किया होता तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट आए होते। जैसे कि एसयूजी अगर यहाँ पर हमने कोई बनाई होती, एक्चुअली हमने जो लास्ट टाइम एसयूजी बनाई थी, जो डिप्लॉयमेंट आपको एज अ टेस्टिंग दिखाई थी, वो उसके बाद हमारा ये वर्जन चेंज हो गया, 2107 हो गया वर्जन। यहाँ पर देख रहे होंगे, पहले इसका वर्जन पुराना था और यहाँ 2107 हो गया है लैब का। अभी कल ही अपग्रेड करी है, तो इस वजह से जो पुरानी सेटिंग्स थी वो इसमें रिमूव होके ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गई है लैब।
तो इस वजह से यहाँ पर कोई एसयूजी नहीं शो हो रही। हम यहाँ से एसयूजी की भी बेसलाइन क्रिएट कर सकते हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन को भी कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन के अंदर ऐड करके इसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। अभी अभी हमने एक सीआई क्रिएट करी है, तो हम यहाँ पर एक सीआई को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट की रिवीजन 4 टाइम रिवाइज की गई है सीआई, तो एज अ टेस्टिंग पर्पस हम इसको ओके करते हैं। और ये अब यहाँ पर सेटिंग्स आती हैं कि ऑलवेज अप्लाई बेसलाइन फॉर को मैनेज क्लाइंट। को मैनेज क्लाइंट कौन होती हैं? जो इंट्यून से मैनेज हो रही हैं, जो आपके क्लाउड पर जो डिवाइसेस हैं, जो एज्योर पोर्टल से होती हुई इंट्यून के पोर्टल में भी जा रही हैं, और आपके एससीसीएम में को मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर्ड है उन इंट्यून डिवाइसेस को। वो इंट्यून डिवाइसेस आपके एससीसीएम में भी रिपोर्ट कर रही हैं, अपनी हेल्थ को रिपोर्ट कर रही हैं कि वो कंप्लायंट है कि नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस हैं, वो एससीसीएम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो वो को मैनेज डिवाइसेस को भी यहाँ पर को भी रिपोर्ट करे, उसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमने को मैनेजमेंट नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने सिस्टम में, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन आता है एवल्यूट द बेसलाइन एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस असेसमेंट, कि ये इसको एवल्यूट करे एज अ कंप्लायंस असेसमेंट कि ना करे। अगर इसको इस पर टिक कर देंगे तो वो एज इस बेसलाइन को एज अ कंप्लायंस असेसमेंट ट्रीट करेगा। तो हम यहाँ पे इसको यस कर देते हैं, इसकी कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं कि ये किस कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेटिव की किस कैटेगरी में आए। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट 5 कैटेगरीज थी माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन हमने यहाँ पर एक सिस्टम रजिस्ट्री की करके क्रिएट किया था लास्ट टाइम, तो हम इसी को यहाँ पे इस कैटेगरी में ही डिफाइन करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्री की बेसलाइन क्रिएट हो गई। हम इसमें अगर हम चेंजेस करना चाहें या इसमें और सीआई ऐड करना चाहें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम और बेसलाइंस और सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इन्हीं सब की सेटिंग्स यहाँ पर कई सारी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को हम यहाँ पर एक कलेक्शन बना एक बेसलाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं, या कई सारी बेसलाइन को एक बेसलाइन के अंदर हम ऐड करके उसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम दोबारा भी चेंजेस कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आकर हम अगर हमें और भी सीआई ऐड करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करके जो सीआई बनाई होगी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी हमारे पास यही एक सीआई है, तो हमने इसको राइट क्लिक करते हैं और हम इसकी डिप्लॉयमेंट लगाते हैं किसी एक कलेक्शन पे। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको राइट क्लिक करके डिप्लॉय किया। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसकी जो डिप्लॉयमेंट जाती है किसी सॉफ्टवेयर अपडेट ग्रुप की डिप्लॉयमेंट या एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट की जैसे इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं जाती है। इसकी डिप्लॉयमेंट एक डिफरेंट पेज के थ्रू, एक डिफरेंट सेटिंग के थ्रू जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जनरेट अलर्ट की ऑप्शन है यहाँ पर। इसको अगर हम इनेबल करते हैं तो ये जैसे 90% से के बिलो रहेगा, तो जब इस कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन हम यहाँ से डिप्लॉयमेंट लगाएंगे, अगर इसकी परसेंटेज इसकी कंप्लायंस 90% से नीचे है तो ऑटोमेटिक आपको एक मेल शूट कर देगा या ऑटोमेटिक वार्निंग अलर्ट एससीसीएम सर्वर से आएगा कि इस पे 90% से नीचे है, तो आप इसको रिमीडिएट करिए, या जो मशीन्स ऑफलाइन पड़ी हैं उनको ऑनलाइन लेकर आइए, जो आउट ऑफ नेटवर्क हैं उनको ऑन नेटवर्क करिए। तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन आइटम उस पर डिप्लॉय करें। और डेट एंड टाइम कब रिपोर्ट करें, उसका डेट एंड टाइम यहाँ पर जनरेट सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर, जिसके जहाँ पर SCOM कॉन्फ़िगर है जिन सर्वर्स जिन इन्वायरमेंट में, हम उसके लिए इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। हमें इसको नहीं इनेबल करना है, जनरेट अलर्ट भी नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है किस कलेक्शन पे आपको इस बेसलाइन कॉन्फ़िगर करनी है। तो हमें किस कलेक्शन पे करनी है, हम उसका कलेक्शन नाम दे देते हैं, डिवाइस कलेक्शन सपोज है, और यहाँ पर जो ऑल सिस्टम ले लेते हैं जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, या ऑल डेस्कटॉप एंड सर्वर्स क्लाइंट ले लेते हैं। तो इसमें तीन सिस्टम्स दिखा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम सिंपल शेड्यूल, ये कितने दिन में यहाँ पर रन करे,
बाय डिफ़ॉल्ट रन एवरी 7 डेज़ में रन करे, या एवरी मिनट रन करे, या एवरी आवर्स रन करे। तो यहाँ पर हम एज सेटिंग कर अपनी कंप्लायंस के हिसाब से उसको कि हमें इस मशीन की सेटिंग्स कि कब कब रिपोर्ट हो, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि ये एवरी इतने मिनट्स में, इतने आवर्स में, इतने डेज़ में ये ऑटोमेटिक रन करे। तो हम यहाँ पर जैसे एवरी आवर्स ले लेते हैं, एवरी 1 आवर्स, तो शायद बस ये 7 डेज़ को ही हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। इसको भी हमें आप लोगों को किसी एक लैब में दिखाएँगे भी कि ये क्या सेटिंग्स होना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखें कि कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन एक बना दिया, इसका स्टेटस इनेबल्ड है, ये डिप्लॉयड यस है, यूज़र सेटिंग कोई हमने यहाँ पर नहीं डिफाइन नहीं की है। यहाँ पर मॉडिफाइड डेट क्या है लास्ट टाइम, इसमें कंप्लाइंट काउंट कितनी मशीन्स आई हैं और कितनी नॉन कंप्लाइंट आई हैं। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फेलियर काउंट कितनी मशीन्स का है और मॉडिफाइड बाय किस यूज़र द्वारा किया गया है ये मॉडिफिकेशन लास्ट टाइम। तो यहाँ पर इतनी तरह से ये हम बेसलाइन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। सपोज दैट एक हम गूगल क्रोम और इंस्टॉल कर लेते हैं इस पर, और फाइल सिस्टम बेस्ड आपको एक बार दिखाते हैं कि कैसे फाइल बेस्ड सिस्टम से हम CI बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पावर शेल स्क्रिप्ट है, तो पावर शेल स्क्रिप्ट को भी आप उसको पहले स्क्रिप्ट को पहले टेस्ट कर लीजिए किसी टेस्ट मशीन पे, वो स्क्रिप्ट रन कर रही है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रही है, तो आप उस पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू भी को भी CI के थ्रू डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। अभी एक हम आपको दिखाते हैं लाइव स्क्रिप्ट जो इस समय डिप्लॉयमेंट जारी होगी मशीन्स पे, उन स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर हम अभी दिखाते हैं। गूगल को इंस्टॉल कर लेते हैं, फाइल सिस्टम बेस्ड CI स्क्रिप्ट बनाते हैं। कि गूगल क्रोम जिन मशीन पे होगा, उन्हीं मशीन को ये कंप्लाइंट एज अ कंप्लाइंट CI ट्रीट करेगा, और जिन मशीन्स पे गूगल क्रोम नहीं होगा, उन मशीन्स को नॉन कंप्लाइंट ट्रीट करेगा। इस सॉफ्टवेयर सेंटर है कि नहीं है? बस कंप्लाइंट इस पर इंस्टॉल है। एक गूगल क्रोम हमने इस पर इंस्टॉल कर लिया है, एक क्लाइंट मशीन पे भी गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये गूगल क्रोम हो गया। हम एक और CI क्रिएट करते हैं इसमें, फाइल सिस्टम बेस्ड CI। तो हमने राइट क्लिक किया, ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम, नाम दे देते हैं विंडोज़ 10 और लेटर वर्जन, कि विंडोज़ 10 और उसके बाद के जो वर्जन हों, जैसे कि 1509, 1503, 1907, 1703, तो सॉरी 19 हाँ 1709, 1703। तो इन वर्जन्स के लिए अगर ये गूगल क्रोम है, हम दोनों ही ले लेते हैं। विंडोज़ 10, अगर हमने यहाँ विंडोज़ 10 लिया है, तो ये सर्वर्स पर इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं जाएगी, कि जैसे अभी हमने यहाँ पर गूगल क्रोम सर्वर में इंस्टॉल किया है, तो इसको इस पे नॉन कंप्लाइंट दिखाएगा। यहाँ पर हम कोई ऐसी डिवाइस सेटिंग नहीं लेते हैं, तो हमें गूगल क्रोम फाइल बेस्ड सिस्टम बनाना है। प्लेटफॉर्म हमें कोई नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे शामिल करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने गूगल क्रोम को एक फाइल बेस्ड सिस्टम की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं।
सेटिंग्स में, न्यू में, यहाँ पर रजिस्ट्री वैल्यू सेलेक्टेड है, हम यहाँ पर फाइल सिस्टम ले लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं Google Chrome। अब ये पूछ रहा है कि फाइल टाइप लेना चाहते हैं या फोल्डर टाइप। तो अगर हम फोल्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वो फोल्डर का पाथ मांगेगा, फाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ फाइल का पाथ मांगेगा। यहाँ से हम इसको ब्राउज करते हैं, कह रहा है कि ये माई कंप्यूटर में कि गूगल क्रोम कहाँ पर इंस्टॉल है, वहाँ पर आप क्लिक करने जाइए और उस फाइल का नाम दीजिए। देखते हैं गूगल क्रोम यहाँ आया, यहाँ पर आया है गूगल क्रोम एप्लीकेशन chrome.exe। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि chrome.exe जिसकी मशीन पे एग्जिस्ट कर रही हो उसको वो कंप्लाइंट करे, और जिस मशीन पे ना एग्जिस्ट कर रही हो उसको वो नॉन कंप्लाइंट एज अ शो करे। इसको हमने यहाँ पर ओके कर दिया। इंक्लूड कह रहा सब फोल्डर्स, इंक्लूड सब फोल्डर्स, अगर उसके अंदर भी फोल्डर्स हैं तो उसको वो इंक्लूड करें, हमें सब फोल्डर्स नहीं यहाँ पर करना है। इसको अप्लाई कर देते हैं। कंप्लायंस रूल में आते हैं एक बार, इस पर ट्रैक रेमेडिएशन हिस्ट्री व्हेन सपोर्टेड, हमें ट्रैक रेमेडिएशन हिस्ट्री नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। इसको ये कह रहा है कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑन क्लाइंट डिवाइस, अगर ये फाइल ये chrome.exe अगर किसी डिवाइस पर एग्जिस्ट है तो ही ये इसको कंप्लाइंट करे, अदरवाइज ये नॉन कंप्लाइंट में चली जाएगी मशीन। और इसकी क्रिटिकलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी सीवियरिटी क्या होनी चाहिए, इसको यहाँ पर हम दे देते हैं कि ये वार्निंग हो, कि जिस पे ये एक्सी नहीं है तो वो वार्निंग में वो मशीन्स आएँ। तो उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इसको हमने ओके कर दिया। देखिए कंप्लायंस रूल, ये वही कंप्लायंस रूल है जो यहाँ पर जब लास्ट टाइम हमने जो अभी बनाया था। इसकी सीवियरिटी क्या है, वार्निंग हमने की है, मस्ट एग्जिस्ट है, गूगल क्रोम CI नेम क्या है, ये सेटिंग्स यहाँ पर सारी कन्फिगर्ड हैं। यूज़र सेटिंग कुछ है नहीं। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म में आते हैं, कौन कौन सा सपोर्टेड प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, विंडोज़ 10। एक बार हम इस मशीन को भी सर्वर को देख लेते हैं, इसका करंट सर्वर नेम क्या है, तो सर्वर को भी इसमें ऐड कर देते हैं। विंडोज़ सर्वर 2019 डेटा सेंटर, विंडोज़ सर्वर 2019 हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं और इसको अप्लाई ओके कर देते हैं। अगर विंडोज़ सर्वर 2019 पर भी ये गूगल क्रोम की एग्जिस्ट करे तो अब यहाँ पर देखिए रिवीजन हिस्ट्री 2 है। अगर हम इसको यहाँ पर फिर से कोई चेंजेस करते हैं, सपोज दैट इसके डिस्क्रिप्शन में हम नाम इसका ही दे देते हैं गूगल क्रोम टेस्टिंग कर देते हैं इसको, अप्लाई कर देते हैं। तो ये रिवीजन हिस्ट्री 3 होगी। कैटेगरीज में यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं, सपोज दैट हमें ये गूगल क्रोम से रिलेटेड चाहिए, गूगल हम यहाँ पर हमने ओके कर दिया। हमारी एक और कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन हो गई, गूगल क्रिएट हो गई, हमने इसको अप्लाई और ओके कर दिया। अब ये CI क्रिएट हो गई। अब ये CI क्या आप चाहते हैं कि आप ये CI एक दूसरी बेसलाइन बनाकर उस पर डिप्लॉयमेंट लगाना चाहते हैं तो आप इसकी दूसरी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं, या इसी कॉन्फ़िगरेशन आइटम के अंदर इसी पे एक दूसरी बेसलाइन क्रिएट करके आप क्लाइंट मशीन पे ऐड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से आप चाहें तो इसी बेसलाइन के अंदर इसी रजिस्ट्री को आप दोबारा से यहीं पर आकर आते हैं एवोल्यूशन कंडीशन में, और यहाँ पर इस बेसलाइन को ऐड कर सकते हैं। ऐड किया है और ये गूगल क्रोम सेलेक्ट किया और ये गूगल, ये देखिए यहाँ पर आप इसको जैसे ही ओके करेंगे इस बेसलाइन के अंदर
ये एक और सीआई ऐड हो गई। तो इसी तरह एक बेसलाइन के अंदर आप मल्टीपल सीआई, एक बेसलाइन के अंदर मल्टीपल बेसलाइन ऐड करके उसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। तो ये पर्पस होता है कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्रिएट करने का और कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं। पहले जो रजिस्ट्री टेस्ट बनाई है बेसलाइन, इसमें हम चेंजेस कर देते हैं सर्वर, सॉरी यहाँ पे सी आई में सर्वर 2019 वहाँ भी चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सेटिंग रजिस्ट्री की एग्जिस्ट कर रही थी वो तो सर्वर पे थी। अगर हम विंडोज़ 10 से करेंगे तो वो हमें नॉन कंप्लाइंट आएगा। तो यहाँ पर हम एक बार चेंज कर लेते हैं इसकी वैल्यू विंडोज़ 10 के साथ 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म में आएंगे और यहाँ पर 2019 सर्वर पर इसकी अब देखिए रिवीजन की हाई हो गया। और ये हम बेस लाइन में आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, डिप्लॉयमेंट अभी जा रही है। प्रॉपर्टीज में आते हैं, अब यहाँ पर देखिए चेंज रिवीजन भी आ रहा है, कितने बार रिवाइज हुआ है उसको कह रहा ऑलवेज यूज लेटेस्ट, जो 5th टाइम यूज रिवाइज हुआ है। अब यहाँ से इसकी रिवीजन वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड टाइम अगर हमने कोई चेंजेस किए होंगे तो थर्ड टाइम तक ही ये सीआई की सेटिंग को रिवाइज करेगा। उसके बाद जो चेंजेस हुए होंगे वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ऑलवेज यूज लेटेस्ट ही करते हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करते। चेंज रिवीजन में आके कोई हम यहाँ पर चेंजेस नहीं करते। अभी 1 घंटे बाद मिलेगा। तो जो हमारा लेटेस्ट होता है हम उसको ही यहाँ पर बी केयरफुल, जब भी आप कोई बेस लाइन कन्फिगर करिए या बनाइए या उसकी रिक्वायरमेंट लगाइए तो उसकी चेंज रिवीजन में आके कोई चेंजेस मत करिए। नहीं तो अगर आपने ओल्डर वन कोई सेलेक्ट कर लिया तो जहाँ तक की जो चेंजेस हुए होंगे इस बेस लाइन में सिर्फ वहीं तक लेगा। उसके बाद अगर आपने कोई चेंजेस किए या जिसने भी किए आपके टीम ने किए तो वो फिर उसको कंसिडर नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करते हैं। इसकी डिप्लॉयमेंट एक बार आपको बता दें कि किस पे लगी है। ऑल डेस्कटॉप सर्वर क्लाइंट्स पे लगी है। इसमें सिक्योरिटी में किसके लॉगिन आईडी से जा रहा है या एडमिनिस्ट्रेटर के से जा रहा है। हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। और इसकी देखिए डिप्लॉयमेंट जैसे कि हमने आपको बताया था सर्वर्स पे भी गई है, तो इसमें भी यहाँ पर शो होनी चाहिए ये बेस लाइन। अब हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बेस लाइन की डिप्लॉयमेंट और सीआई हो या बेस लाइन, इनकी डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर सेंटर में आपको शो नहीं होगी। वो कहाँ पर शो होगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की प्रॉपर्टीज़ में, जो एससीएम क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, जहाँ से आप मशीन पॉलिसी एप्लीकेशन पॉलिसी डिप्लॉयमेंट करते हैं वहाँ से। क्या है, रन में है मैनेजमेंट यहाँ पर डिसेबल्ड है। एक्शन में आते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। जितनी भी बेसलाइन देखिए आरईसी टेस्ट बेसलाइन हमने अभी एक बनाई थी तो यहाँ पर शो होने लगी। इस पर डिप्लॉयमेंट आ गई इसकी जो है क्या इवैल्यूएशन कब हुआ है, लास्ट इवैल्यूएशन कब हुआ है, कंप्लाइंट अननोन है। तो हम यहाँ पर इसको कंप्लाइंट करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इसमें हम मशीन पॉलिसी और एप्लीकेशन पॉलिसी रन कर देते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर टाइम भी दिया था 1 आवर्स में, ये एवरी 1 आवर्स में ये रन करे बेसलाइन इस मशीन के ऊपर। तो वो एवरी 1 आवर्स में ही करेगी। जब वो अपना टाइम हो जाएगा तो उसको हम फोर्सफुली एक बार एवल्यूट करते हैं उसी सेक्शन में जाकर। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन आप क्रिएट करेंगे या सीआई क्रिएट करेंगे और बेसलाइन के थ्रू डिप्लॉयमेंट लगाएंगे
वो सारी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर आएगी? आएगी SCCM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ में। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी क्लाइंट होंगी सभी की प्रॉपर्टीज़ में ही यहाँ पर शो होंगी। यहाँ से हम इसको एक बार एवल्यूट करते हैं। देखिए अब ये कंप्लायंट हो गई। कंप्लायंट इन मीन्स कि ये इस पे रजिस्ट्री वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और ये आइडियल अभी अभी आइडियल है। अभी 1 आवर्स के बाद ये दोबारा से एक बार फिर रन करेगी इसी मशीन पे। लास्ट एवोल्यूशन टाइम क्या था? ये लास्ट एवोल्यूशन टाइम इसका ये डेट और टाइम आ गया यहाँ पर। अगर हम इसकी सपोज दैट अगर ये नॉन कंप्लायंट होती तो हम यहाँ से व्यू रिपोर्ट करते और व्यू रिपोर्ट में हम यहाँ पर इसकी कंप्लायंस सेटिंग भी देख सकते थे कि ये क्या कंप्लायंट है और क्यों फेल हुई, या उसकी किस जगह फेल हुई, या नॉन कंप्लायंट है तो RG टेस्ट बेस लाइन पे नॉन कंप्लायंट दिखा रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम पे नॉन कंप्लायंट है। तो अगर किसी एक पर भी ये नॉन कंप्लायंट होती तो यहाँ पर कंप्लायंस स्टेटस नॉन कंप्लायंट हो जाता है, जो कि ग्रीन है ये रेड हो जाता है। अभी जैसे कि हम आपको दिखाएंगे गूगल क्रोम में जो सेटिंग अभी हमने करी थी, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था विंडोज सर्वर को भी ये कंसीडर करें, इसलिए इस विंडोज सर्वर पे जो इस सेटिंग आ रही है, अगर हम विंडोज सर्वर ना लिए होते 10 लिए होते तो यहाँ पर नॉन कंप्लायंट होती, क्योंकि वो सिर्फ एप्लीकेशन सेटिंग जो थी वो सिर्फ विंडोज 10 के लिए थी, वो सर्वर्स के लिए नहीं थी। इसलिए हमने वहाँ से चेंज करके इसकी डिप्लॉयमेंट रिफ्रेश करी तो यहाँ पर देखिए नॉन कंप्लायंट आ गई। अब एक बार हम आपको कॉन्फ़िगरेशन से अब बेसलाइन से आपको दिखाते हैं कि कैसे फाइल सिस्टम के थ्रू हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये तो रजिस्ट्री बेस की बेसलाइन। अब हम एक बार फाइल सिस्टम से ले लेते हैं उसकी सेटिंग। आप लोगों को यहाँ तक का ये पार्ट समझ में आया? इसमें कोई डाउट्स है तो पूछिए, फिर हम फाइल सिस्टम पे आगे बढ़ते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, उनके उसको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, कैसे हम उसकी क्रिएट कर सकते हैं, या उसमें उसको कितने तरह से डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल आपको फंडा पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर CI क्रिएट करी है और CI को कितने तरह से हम डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में आए तो ये जो सेटिंग्स हैं ये आपको बस पता होनी चाहिए कि सेटिंग टाइप में हम किन किन आइटम्स को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने अभी जैसे आपको रजिस्ट्री की बताई है, रजिस्ट्री वैल्यू, तो रजिस्ट्री वैल्यू ना लेकर के हम फाइल सिस्टम लेते तो गूगल क्रोम की exe वाली जो भी हमने जैसे बनाई, अगर मेरे पास सपोज दैट कोई पावरशेल स्क्रिप्ट है तो पावरशेल स्क्रिप्ट अब वो सारी मशीन पे डिप्लॉयमेंट लगानी है, या उनको जो है उसके थ्रू हमें कंप्लायंस चेक करनी है किसी मशीन की उस स्क्रिप्ट के थ्रू, या हमारे पास कोई SQL क्वेरी है जो सपोज दैट दिस स्पेस डॉट SQL के नाम से जो एक्सटेंशन फाइल है, अगर हम यहाँ SQL क्वेरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें SQL क्वेरी का यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा, उसको उसका इंस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, उसकी क्वेरी की वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। और ये डेटा टाइप भी पूछ रहा है कि वो वर्जन बेस लेंगे कि स्ट्रिंग बेस होगी या डेट एंड टाइम की कब वो रन करी। तो हम यहाँ पर SQL क्वेरी हमने कोई डिप्लॉयमेंट करते नहीं है। हम जो मेजरली डिप्लॉयमेंट अगर SCCM से जाता है तो वो क्या होता है, फाइल सिस्टम बेस्ड होता है, रजिस्ट्री की बेस्ड होता है, रजिस्ट्री की वैल्यू, और स्क्रिप्ट बेस्ड। स्क्रिप्ट बेस्ड जैसे ही हम यहाँ चूज़ करेंगे, अगर हमारे पास कोई पावरशेल स्क्रिप्ट है किसी लोकेशन पे हमारे SCCM सर्वर पे या हमारे प्राइमरी सर्वर पे पड़ी है, तो हम यहाँ पर आके उसका पाथ दे देंगे, या उसकी जो पावरशेल की वो होगी कमांड, वो हम यहाँ पर आकर ऐड कर देंगे। अगर हमें कोई पावरशेल स्क्रिप्ट कहीं पर पड़ी है, देखिए यहाँ पर .ps1 एक्सटेंशन ले रहा है, तो अगर हमें कोई पावरशेल स्क्रिप्ट बनाई है तो हम यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, और या नहीं है तो हम यहाँ पर उसकी कमांड भी जो है ऐड करके यहाँ से हम उसकी कमांड बना करके कि ये पावरशेल स्क्रिप्ट की हमने कमांड दी है और यही स्क्रिप्ट की कमांड ये रन करे, तो हम यहाँ पर एज अ पावरशेल स्क्रिप्ट भी जो है डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एज अ CI क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसकी बेसलाइन क्रिएट करके उसकी डिप्लॉयमेंट किसी पर्टिकुलर मशीन पर लगा सकते हैं।
और ये एसक्यूएल क्वेरी, डब्ल्यू क्यूएल पाथ, एक्स पाथ क्वेरी, इनका कोई एससीसीएम में जल्दी कहीं यूज़ नहीं करने को मिलेगी आपको। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये चार चीज़ें, फाइल सिस्टम, रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री वैल्यू एंड स्क्रिप्ट, इनके बेस पे ही आप लगा सकते हैं। असेंबली बेस मतलब आपकी हार्डवेयर से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई कि आप जो उसकी असेंबली हार्डवेयर की, सपोज दैट ऑडियो ड्राइवर का क्या उसका कोड वर्जन है, उसके अंदर किस वर्जन में वो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है किसी मशीन में, तो वह हार्डवेयर बेस हो गया। तो हार्डवेयर की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, इतनी कोई डिमांड नहीं होती इन एससीसीएम रिलेटेड, क्योंकि जब आपकी हार्डवेयर इन्वेंट्री चल रही है तो उससे ही आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम दी एसक्यूएल और फ्रॉम दी आपके डब्ल्यू क्यू एल क्वेरी बेस्ड। यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस एससीसीएम के पास बहुत ही मिनिमम होता है, एज अ रीड ओनली व्यू होता है कि आप सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी को एज अ रीड ओनली ही व्यू कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं होगा किसी एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड क्वेरी रन करने का, ना ही कभी दिया जाएगा। ये एज माइक्रोसॉफ्ट ने एडवांटेज दिया है कि जो भी जैसे कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पूरा एज अ पूरा विंडोज़ टीम ही जो सब कुछ हैंडल करती है, लाइक उनका स्टोरेज, नेटवर्क स्टोरेज, विंडोज़ नेटवर्क स्टोरेज, या आपकी जो विंडोज़ से और रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि बैकअप, एंटी रिलेटेड सर्विस, सर्वर पैचिंग, या आपके तो वो विंडोज़ टीम ही आपका एससीसीएम भी देखती है, तो उनके उनके लिए एक एडवांटेज है एक्टिव डायरेक्टरी क्वेरी यहाँ पर बनाकर और उसकी डिप्लॉयमेंट लगाने का। लेकिन एज ए एससीसीएम एडमिन आपको ये वर्क नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है फाइल सिस्टम पर, रजिस्ट्री की वैल्यू पर और स्क्रिप्ट बेस्ड। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप इनके थ्रू ही डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं किसी चीज़, किसी क्वेरी को सीआई बनाकर और उसकी बेसलाइन के थ्रू डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। अभी हमने एक रजिस्ट्री बेस बनाई थी जस्ट जो कि कंप्लाइंट। हाँ, ये फ्रीक्वेंटली ऑन ए डेली बेसिस आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। कभी कदार ही आपके पास मैनेजमेंट से या क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी कि हमें ये पावर शेल स्क्रिप्ट डिप्लॉयमेंट लगानी है किसी मशीन्स पे, तब आप एक सीआई बनाकर उसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। हाँ, नहीं तो उसकी जो है कोई कंप्लायंस सेटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई कि भैया हमें इस गूगल क्रोम की कंप्लायंस बतानी है, अगर आपकी वहाँ डिप्लॉयमेंट में एग्जैक्ट कंप्लायंस नहीं शो हो रही है, तब आप जो है यहाँ पर आकर एक बेसलाइन क्रिएट करेंगे। गूगल क्रोम जैसे हमने क्रिएट की, वो एडोबी रीडर की हो सकती है, वो 7-zip की हो सकती है, वीएलसी मीडिया प्लेयर की हो सकती है, या ऑटो कैड जैसे कोई हैवी सॉफ्टवेयर की भी कंप्लायंस हो सकती है। उसकी फाइल बेस्ड सिस्टम से आपने एक बनाई कंप्लायंस सेटिंग और यहाँ पर आपने उसकी सीआई क्रिएट करके बेसलाइन के वाया बेसलाइन आपने डिप्लॉयमेंट लगा दी किसी कलेक्शन। तो इस तरह से आप इसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। अब एक बार क्लाइंट मशीन पर लॉगिन करते हैं, देखते हैं उस पर गूगल क्रोम तो होगा नहीं, और हमने विंडोज़ 10 की जो कंप्लायंस अभी लगाई है वो भी उस पर आनी चाहिए रजिस्ट्री की बेस पर। यूज़ करते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन आइटम की प्रॉपर्टीज़ पे आ गए, कंपोनेंट पे आए, एक्शन में आए, यहाँ पर जो ये सारी पॉलिसी है किस तरह से पॉलिसियाँ रन कर सकती हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अभी कोई पॉलिसी रन नहीं हो रही है, तो एक बार हम एक्शन में आते हैं, देखते हैं मशीन पॉलिसी, रिफ्रेश करते हैं। मशीन पॉलिसी हमने रिफ्रेश कर दी। अब वो बेस लाइन जो हमने डिप्लॉयमेंट लगाई थी वो उस पर भी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बेस लाइन आ गई, अभी ये ब्लैंक था,
अभी ये एवोल्यूशन नहीं हुआ है, कंप्लाइंट अननोन दिखा रहा है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने अभी 1 आवर्स लगाया था, वह अभी 1 आवर्स में अपने ही टाइम से रन करेगी। तो हमें फोर्सफुली अगर इस पर रिजल्ट देखना है तो हम इसको एवोल्यूट कर देंगे। तो ये एज अ आइडियल ये से आ गई। देखिए अननोन से कंप्लाइंट हो गई। लास्ट एवोल्यूशन डेट भी अभी टाइम, डेट एंड टाइम अभी का ही आ रहा होगा, 7:37, जैसे कि हमारी मशीन में भी यही टाइम हो रहा है। और ये कंप्लाइंट हो गई। तो हमारी मेन चीज़ है बस इसको देखना है कि डिवाइस कंप्लाइंट है कि नॉन कंप्लाइंट है। अगर हम इसकी रिपोर्ट पे देखेंगे तो व्यू रिपोर्ट में आते हैं और ये कंप्लाइंट है। अब हम इसको, ये कंप्लाइंट हो गई। अब हम एक बार फाइल बेस सिस्टम पे आते हैं और उसकी कंप्लाइंट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गूगल क्रोम नहीं है। तो देखते हैं इसको एज ए नॉन कंप्लाइंट ट्रीट करना चाहिए। गूगल क्रोम नहीं है इसमें। हम सर्वर पे आते हैं ऊपर। आप लोग चाहें तो हमारी, अगर आपके पास लैब एक्सपायर कर गई हो तो आप हमारी इस लैब पे 1 बाय 1 वर्क कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं आप लोग कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन क्रिएट करके। एक अभी हम लिंक भी देंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाई हैं कि आप कैसे किसी बेसलाइन को क्रिएट करके, अगर आप भूल भी जाते हैं, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो होंगी, नहीं है तो आप उस लिंक को फॉलो करके भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम और कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन क्रिएट करके उसको डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, एक बार देख लेते हैं जो हमने चेंजेस किए हैं वो सही हैं कि नहीं हैं। सेटिंग्स हो गई। हम CI के अंदर और भी CI क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट हमने गूगल क्रोम किया था, हमने .exe बेस किया था, हम यहाँ पर रजिस्ट्री बेस भी CI क्रिएट कर सकते हैं गूगल क्रोम की। एक बार देख लेते हैं गूगल क्रोम की अगर रजिस्ट्री बेस की CI शो हो जाती है तो वेरी गुड। क्या लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं हम यहाँ पर, इंटीजर नहीं लेते हैं। सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा है। चलिए हम वो फाइव पेस्ट ही आपको दिखाते हैं। नीचे कर देते हैं। ये गूगल क्रोम की CI क्रिएटेड है ऑलरेडी। हम एक कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गूगल। ये एज अ रिपोर्टिंग ही यूज़ की जाती है इस कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन को। और बहुत ज़्यादा हम कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बेसलाइन आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट में आती रहेंगी, वो टाइम टू टाइम जब जब उसका एवोल्यूशन आपने सेलेक्ट किया होगा, जिस दिन उसको आपने ऐड किया होगा उसके एवोल्यूशन टाइम और डेट को, उस दिन वो पूरी सारी मशीन्स उस दिन एक साथ एवोल्यूट करेंगी। इसलिए आपके नेटवर्क बैंडविड्थ और लोड, आपके नेटवर्क लोड आपका बहुत हाई हो जाएगा, सर्वर यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा उस टाइम के लिए, क्योंकि वो सारी एक साथ रिपोर्ट करना शुरू करेंगी और एक फाइल स्टोरेज पे जाकर क्रिएट करना शुरू करेंगी आपके प्राइमरी सर्वर। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कंपनीज नहीं करती हैं। कभी अगर किसी कहीं कंपनी में यूज़ करना हो तो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, और जिनकी बेसलाइन को का यूजेस टाइम टू टाइम ख़त्म होता रहता है, उनको हम डिलीट भी करते रहते हैं, ताकि वो हमारे नेटवर्क में हाई यूटिलाइजेशन ना क्रिएट करें। हम यहाँ पर गूगल को हमने सेलेक्ट कर लिया, जो मैनेज डिवाइस नहीं है
evaluate compliance baseline as part of compliance policy assessment नहीं करते हैं इसको, यहाँ पर गूगल फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इनेबल हो गई गूगल फॉर्म की बेसलाइन, इसकी डिप्लॉयमेंट लगा देते हैं इसी कलेक्शन पे, कलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यूजर बेस नहीं करनी है हमें, डिवाइस बेस कलेक्शन पे ही डिप्लॉयमेंट लगानी है। डेस्कटॉप सर्वर क्लाइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे रन एवरी 1 आवर ही कर देते हैं एज अ टेस्टिंग पर्पज से, क्योंकि हमारी लैब है तो हम इसको मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने इन्वायरमेंट में जो माइक्रोसॉफ्ट पे रिकमेंडेड है वो 7 डेज़ है, उसको आप 7 डेज़ ही रहने दीजिएगा। इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि बेस लाइन को देख सकते हैं आप यहाँ पर सॉरी डिप्लॉयमेंट में आकर कि किस कलेक्शन पे डिप्लॉयड है और उसका कंप्लायंस रेट क्या है और कब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुई और एक्शन क्या है, मॉनिटर है। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इसलिए रिपोर्ट की हुई है क्योंकि उसने मशीन को अपने क्लाइंट पे यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया। अभी जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो इसकी डिप्लॉयमेंट में जाकर आप वहाँ से सेटिंग भी देख सकते हैं। अभी हमने जैसे इसको डिप्लॉयमेंट लगा दी है, हम यहीं पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट एक बार ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो एक ही होगी और मशीन पॉलिसी पर रिफ्रेश करते हैं तो 2 हो जानी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में जो हमें देखिए गूगल क्रोम आ गया। अभी ये अभी 1 आवर करेगी, इसलिए हम इसको एवोल्यूट कर देते हैं यहाँ पर फोर्सफुली मैनुअली। देखिए ये कंप्लाइंट हो गई। अब ये गूगल क्रोम यहाँ पर अगर हम इस पर देखेंगे व्यू रिपोर्ट तो ये कंप्लाइंट दिखा रहा है। ये मशीन 100% इस पर गूगल क्रोम इंस्टॉल है, इस वजह से ये मशीन एज अ कंप्लाइंट डिवाइस आपका सिस्टम में रिपोर्ट करेगी। अब हम एक बार आते हैं अपनी क्लाइंट मशीन को और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर ये मशीन नॉन कंप्लाइंट होनी चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पर गूगल क्रोम इंस्टॉल नहीं किया है। और जैसे ही हम गूगल क्रोम इस मशीन पे इंस्टॉल करेंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन इस पर दोबारा से रन करेंगे तो वो एज अ कंप्लाइंट ट्रीट होनी चाहिए। यहाँ पर आते हैं मशीन पॉलिसी में आते हैं, इसको रन करते हैं। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में आकर देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम की बेसलाइन यहाँ पर शो होने लगी। असाइन कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन का सेक्शन है ये। यहाँ पर रिवीजन डेट क्या है, इसमें अभी एक ही बार इसमें दिखा रहा है रिवाइज हुई है क्योंकि ये इसमें कोई चेंजेस अभी दोबारा से अगर हम पीछे दोबारा से कोई चेंजेस करके यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो रिवीजन 2 आ जाएगा। ये इसलिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ही ये यहाँ पर डिप्लॉयमेंट गई है। इसको हम एक बार इवोल्यूट करते हैं तो ये नॉन कंप्लाइंट होनी चाहिए क्योंकि गूगल क्रोम इस पर नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉन कंप्लाइंट आ गई। क्योंकि क्यों आ गई नॉन कंप्लाइंट, क्योंकि इस पर गूगल क्रोम की एक थी जो हमने फाइल सिस्टम बेस लगाया था वो नॉन कंप्लाइंट है। अब ये कह रहा है वार्निंग। देखिए इसने यहाँ पर हमने जो सेटिंग वहाँ पर करी थी तो वो वार्निंग की गई थी। अगर क्रिटिकल किया होता तो यहाँ पर जो है येलो की जगह रेड हो गया होता। ये पूरा रेड होता और रेड होकर आपको एज अ वार्निंग की जगह क्रिटिकल बताता, कहता अरे ये तो क्रिटिकल है, इस पर गूगल क्रोम फाउंड ही नहीं है। हम इसकी एक बार सेटिंग वहाँ से चेंज करते हैं और
क्रिटिकल आपको शो करते हैं कि जो सेटिंग हमने गूगल क्रोम की करी है वो एज अ क्रिटिकल शो है। रेवोल्यूशन कंडीशन में हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें CI से करना है, जो उसकी वार्निंग कंप्लायंस रूल में आते हैं और उसको वार्निंग को हम क्या कर देते हैं, वार्निंग कर देते हैं इसको। यहाँ पर वार्निंग है और यहाँ से हम इसको क्रिटिकल कर देते हैं। तो अभी जो चीज़ आपके पास एज अ वार्निंग शो हो रही थी वो आपको एज अ क्रिटिकल शो होगी SCCM में, तो वो येलो की जगह रेड हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूएशन बेस लाइन में आता है, डिवाइस कलेक्शन में आते हैं और एक बार इस पर पॉलिसी रिफ्रेश कर देते हैं। ब्रेन मेंबरशिप कर दिया हमने, तो हमने क्लाइंट सेटिंग में आए, डाउनलोड करने पर पॉलिसी कर दिया। क्लाइंट पर आते हैं और इसको एक बार मशीन पॉलिसी को रिफ्रेश कर देते हैं। कंपोनेंट में है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में है और इसको हमने यहाँ पर इवैल्यूएट कर दिया दोबारा से। यहाँ पर टाइम चेंज हो गया है, व्यू रिपोर्ट करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्रिटिकल शो हो गया रेड कलर में, देखा। तो ये चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अब हम यहाँ पर अगर हम उसको कंप्लाइंट करना है तो हमें इस कंप्लाइंट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल गूगल क्रोम इंस्टॉल कर देंगे। और जैसे ही गूगल क्रोम इंस्टॉल करेंगे गूगल क्रोम की .exe फाइंड होगी और ये मशीन कंप्लाइंट हो जाएगी। ठीक, इस पर गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया। अब गूगल क्रोम इस पर कंप्लाइंट हो जाना चाहिए। हैंग करके लगा। ठीक है, अब हम इस पर गूगल क्रोम एक बार लॉन्च कर लेते हैं। आ रहा है गूगल क्रोम। अब हम एक बार फिर से इसको मशीन पॉलिसी रन करेंगे। SCCM के थ्रू कोई भी चेंजेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब आप चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट करें, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करें, बैकएंड से अगर आपने एक ज़रा सा भी उसमें डॉट भी अगर आपने चेंज किया है और फिर उसके बाद आप मशीन पे आके उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मशीन पॉलिसी ज़रूर रन करना होगा।
विदाउट मशीन पॉलिसी रन करे आप उस पर इफेक्ट नहीं देख सकते। उस पर अगर आप उसका वेट करेंगे तो आपको फिर 1 आवर्स का वेट करना पड़ेगा एज़ पर SCCM पॉलिसी, एज़ पर SCCM एप्लीकेशन टू द क्लाइंट। तो अगर आप ये 1 आवर्स के वेट से बचना चाहते हैं, आप अपनी टेस्टिंग को सक्सेसफुल और ईज़िली और विदिन अ टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको मशीन पॉलिसी जब भी आप किसी क्लाइंट मशीन पर काम कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम रन करते रहना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन क्या है? अभी ये जो नॉन कंप्लाइंट थी ये कंप्लाइंट हो जानी चाहिए, जैसे इसकी इवोल्यूशन हम करेंगे। से इधर कर लेते हैं और ये नॉन कंप्लाइंट की कंप्लाइंट में आनी चाहिए। देखिए अब ये कंप्लाइंट हो गई, नॉन कंप्लाइंट की ये मशीन अब कंप्लाइंट हो गई। हमने जैसे ही गूगल क्रोम किया इसने मशीन को डिटेक्ट किया इस पॉलिसी को और इसको नॉन कंप्लाइंट दे दिया। करते हैं तो देखिए अभी तक जो क्रिटिकल में आ रहा था, जो यहाँ पर आपको येलो मार्क आ रहा था, यहाँ पर सीवियरिटी इसकी फिर पहले वार्निंग आ रही थी, क्रिटिकल आ रही थी, अब ये नन आ रही है। अब ये मशीन कंप्लायंस स्टेट से नॉन कंप्लायंट से अब ये कंप्लायंट नहीं हो गई। अभी तक ये यहाँ पर नॉन कंप्लायंट था और इसकी सीवियरिटी क्या थी, क्रिटिकल थी, रेड में थी, जब वार्निंग था तब येलो था, अब ये कंप्लायंट है तो अब ये ग्रीन है। तो इस तरह से आपने इस कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन का यूजेस देखा, कैसे हम इसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं और कैसे इसकी हम कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन क्लाइंट मशीन पे चेक कर सकते हैं। आप इसकी क्लाइंट रिपोर्ट अपने सर्वर से भी चेक कर सकते हैं कितनी मशीन पर इसकी डिप्लॉयमेंट गई है। ये तो क्लाइंट एंड की बात थी, तो इस वजह से ये हमने आपको क्लाइंट एंड पे दिखाया। अब इसकी सेटिंग अगर आप चाहते हैं, आप यहाँ पर इस पहले आके जिस कलेक्शन पे आपने डिप्लॉयमेंट लगाई है उस कलेक्शन की यहाँ पर सेटिंग्स भी देख सकते हैं कि किन किन इस कलेक्शन पे किन किन बेस लाइन की सेटिंग जा रही है डिप्लॉयमेंट में आकर। आप मॉनिटरिंग सेक्शन में आइए, जो भी आपने डिप्लॉयमेंट लगाई है 2 मशीन्स 2 की उसकी ये यहाँ पर रिपोर्ट शो हो रही है। अभी अननोन में है, यहाँ पर जैसे ही इस सिस्टम क्लाइंट के थ्रू ये पॉलिसी रन करेगी तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि इन मशीन्स पर ये कंप्लायंस हो चुका है। इसके बाद एक बार हम इसको नॉन कंप्लायंट में आते, देखिए कंप्लायंट में 2 मशीन यहाँ पर दिखा दी हैं। यहाँ पर पाई चार्ट में अभी भी ये मार्क आ रहा है, उस ग्रे कलर का ही अभी शो हो रहा है एज अननोन। जैसे ही ये पाई चार्ट जैसे ही SCCM की एक बार रन किया रन समराइजेशन, देखिए इसमें अब 2 कंप्लायंट हो गई और एक मशीन अभी भी नॉन कंप्लायंट में पड़ी है। क्योंकि CDC क्यों पड़ी है? क्योंकि इस पर मशीन एवोल्यूशन रन नहीं किया है। अगर हम इस पर जाकर मैनुअली रन कर देंगे और इस पर नॉन कंप्लायंट कर देंगे उस मशीन को, वहाँ पर इसका एवोल्यूशन कर देंगे तो ये अपने आप कंप्लायंट हो जाएगी और ये पूरा पाई चार्ट आपका ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही गूगल क्रोम का भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रजिस्ट्री का देखते हैं, यहाँ पर 2 कंप्लायंट हो गई हैं। आपका कंप्लायंस परसेंटेज भी आ गया, 66.7% कंप्लायंस रेट दिखा रहा है। एक बार हम गूगल क्रोम को भी देख सकते हैं। इसकी डिप्लॉयमेंट आप SCCM से कैसे इसकी रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं। अभी वो क्लाइंट मशीन जो थी जिस पे हमने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया था उसको अभी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आई है। अभी जैसे ही वो यहाँ पर रिपोर्ट आएगी तो यहाँ पर भी ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए एक एरर में होगी, एरर में नहीं है शायद, वो निकल गई है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी हुई CDC ही दिखा रही है। अभी आई थिंक यहाँ पर देखिए 2 मशीन आ गई हैं। जैसे ही उसने अपना रन समराइजेशन हमने फोर्सफुली रन किया, नहीं तो आफ्टर 1 आवर्स या ऑटोमेटिक अपने आप को एवोल्यूट करता और यहाँ पर आपको रिजल्ट देता। इसको हम ओके करके पाई चार्ट देखिए और बढ़ गया और एक मशीन अननोन में इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि उस पर अभी 1 आवर्स का एवोल्यूशन पेंडिंग है। तो इस तरह से आप फ्रॉम बैक एंड आप किसी बेसलाइन की डिप्लॉयमेंट डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि किसी ये तो डिप्लॉयमेंट से आपको रिपोर्ट निकालना। अब एज SCCM एडमिन आप एज अ रिपोर्टिंग टूल के थ्रू आप इसकी कंप्लायंस सेटिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे रिपोर्ट सेक्शन में, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट SCCM की रिपोर्ट होती हैं। आप यहाँ पर सर्च करेंगे
बेसलाइन, ये बेसलाइन की इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर जिस बेसलाइन की रिपोर्ट जैसे भी आपको मैनेजमेंट या आपका मैनेजर या आपकी टीम आपसे अगर मांगती है कि हमें इसकी कंप्लाइंस की, तो इतने तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने इस बेसलाइन को डिफाइन कर रखा है कि आप इतने तरह की रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। नॉन एसेट जो अननोन है एससीसीएम कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन में, जैसे कि एक मशीन पड़ी हुई है तो उसकी रिपोर्ट अगर आपको निकालनी है, या जो कंप्लाइंट हो चुकी हैं, या जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन से रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायरमेंट आपको दी जाएगी वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। कंप्लायंस हिस्ट्री बेसलाइन अगर हम पहली रिपोर्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इतने सारे डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी वन बाय वन। एरर में कोई है नहीं, रेमिडिएट, नॉन कंप्लायंट से कोई गया नहीं है, कंप्लायंस से एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें भी इतनी सारी वैल्यूज आ रही है। लिस्ट ऑफ अननोन एसेट कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन की जो अभी अननोन में ही मशीन पड़ी हुई है। इस कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन जो आपने गूगल क्रोम क्रिएट करी है, या आज ही टेस्ट हम गूगल क्रोम ही ले लेते हैं। अभी एक मशीन पे गूगल क्रोम में उसकी वैल्यू क्या है, उसका कलेक्शन, किस कलेक्शन पे आपने उसकी डिप्लॉयमेंट लगाई है, वो कलेक्शन का नाम दे देते हैं। हमने ऑल डेस्कटॉप सर्वर क्लाइंट कलेक्शन पे ही लगाई है, और यहाँ पर हम जैसे ही व्यू रिपोर्ट करेंगे तो वो एक अननोन मशीन आनी चाहिए सीडीसी वाली, से अभी वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं गई है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेट पास्ट है, उस पर कॉन्फ़िग उस पर एससीसीएम में तो वो है, लेकिन उस पर अभी एवोल्यूशन नहीं रन हुआ है, वो आफ्टर 1 आवर होगा, तो इस वजह से वो अननोन हो जाएगी। तो इस तरह से आप एससीसीएम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, एससीसीएम से इसकी डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं, एससीसीएम से इसकी डिप्लॉयमेंट टेस्ट चेक कर सकते हैं वाया पाई चार्ट, और किन किन मशीन्स पे गया है, किन किन मशीन्स पे नहीं गया है, वो आप दोनों तरह से इसकी रिपोर्टिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन आइटम का कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन का पार्ट। अगर आपको इसमें अभी कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जितना अभी तक हमने आपको बताया ये समझ में आई, फिर हम आगे बढ़ें सीधे। ठीक है, अब हम आपको कुछ लाइव बेसलाइन्स दिखाते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन को मिनिमाइज करते हैं। अब हम आते हैं एक बार अपनी एससीसीएम लैब में, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि पावर शेल स्क्रिप्ट किस तरह से आप बेसलाइन के थ्रू, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, हम सिर्फ आपको उसकी सेटिंग्स दिखाएंगे। आजकल जैसे कि ऑटोमेशन चल रहा है, हर कंपनी पावर शेल स्क्रिप्ट यूज़ कर रही है। आजकल ऑटोमेशन के टाइम में हर कंपनी पावर शेल स्क्रिप्ट यूज़ करती है, उसको रिक्वायरमेंट लगाती है उसकी सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए सिक्योरिटी चेक पावर शेल स्क्रिप्ट, यहाँ पर देखिए कंप्लाइंट कितनी डिवाइसेस हैं, 16, और नॉन कंप्लाइंट कितनी डिवाइसेस हैं, 15816 डिवाइसेस। तो यहाँ पर एक पावर शेल स्क्रिप्ट है जो इसकी जा रही है एससीसीएम से।
इसमें एक सीआई क्रिएटेड होगा, जो पावर शेल स्क्रिप्ट बेस्ड सीआई होगा, और उसको यहाँ पर सेटिंग दिया गया होगा कि वो तब रन करे जब उस पर ये यहाँ पर पावर शेल स्क्रिप्ट बेस्ड सीआई है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस क्या है, रिक्वायर्स है, वर्जन क्या है, लेटेस्ट रिवीजन है यहाँ पर। अगर देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट रिवीजन है तो ये सबसे ऊपर वाला सिलेक्टेड है। अगर हम इसको 1 या 2 कर देंगे तो वो अपने उस प्रीवियस वर्जन को ही रिवीजन को ही डिप्लॉयमेंट करेगा, उसके बाद जो चेंजेस पे होंगे वो उसको नहीं कंसिडर करेगा। तो हम यहाँ को कैंसिल करते हैं। यहाँ पर जो सी आई सिलेक्टेड है वो है पावर सेल स्टेट। एक बार सी आई में आते हैं, ये अब हम यहाँ पर सेटिंग में देखेंगे तो सेटिंग में जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया गया है, स्क्रिप्ट बेस्ड क्या है। एक स्क्रिप्ट में ये पावर शेल क्रिएट है, पावर शेल। तो जैसे ही आप यहाँ पर पावर शेल सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर इसमें आप आपको देखिए यहाँ पर ये कमांड दीजिए। आप चाहे यहाँ पर ये कमांड इस पर सेलेक्ट करके इसको डिप्लॉयमेंट लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ओपन में जाएंगे और किसी एक पावर शेल स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे। ये तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कमांड इंपोर्ट होकर आ जाएंगी और उसको अप्लाई ओके करेंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि फाइल सिस्टम बेस्ड हमने पावर शेल स्क्रिप्ट, जैसे हमने फाइल सिस्टम बेस्ड गूगल क्रोम फाइल सिस्टम बेस्ड एक सीआई क्रिएट करी थी, वैसे ही वहाँ पर फाइल सिस्टम में लेकर के या पावर शेल ले लेंगे। बस सिंपल है, और इसमें और ऐसा कुछ चेंजेस या ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसमें फिर घबराने वाली बात है, या किसी ने आपसे कह दिया कि मुझे पावर शेल करना है तो वहाँ पर आपने जो है आप डर गए कि अरे पावर शेल हम कैसे करेंगे, हमने तो फाइल सिस्टम बेस किया था। तो वहाँ पर आप सिंपल पावर शेल स्क्रिप्ट चूज़ करेंगे और उस स्क्रिप्ट का पाथ दे देंगे, या उस स्क्रिप्ट की कमांड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे इस सीआई के अंदर, उसको ओके करके किसी बेस लाइन में ऐड करके और उसकी डिप्लॉयमेंट लगा देंगे किसी कलेक्शन में, तो वो सिंपल डिप्लॉयमेंट चली जाएगी। तो इतना ही काम होता है कॉन्फ़िगरेशन बेस लाइन का, कॉन्फ़िगरेशन आइटम का, कि वो कैसे ट्रीट करती है, कैसे बिहेव करती है। और जो हमने आपको बुक दी है वो बुक 700 समथिंग कुछ पेजेस की है, ये 7 या 800 समथिंग पेजेस की। आप उसको नहीं तो टाइम निकाल के एक पर डे 10 पेज भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप उसमें तो असिस्टेंट पे अच्छी कमांड आ जाएगी, क्योंकि बुक से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। प्रैक्टिकली तो आप पढ़ेंगे ही, फिर उसको जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका बेस मजबूत होगा, आपकी बेस लाइन एकदम मजबूत होगी, तो आपके असिस्टेंट से कोई रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती है, उसके इंटरव्यूज आते हैं या उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके मैनेजमेंट से ही आती है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर था, और आप लोगों को कोई डाउट हो उस पूछना भी चाहता हूँ। हाँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए आज हम आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं।
तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो हाउ मच यू यू हैव एक्सपीरियंस इन टोटल आईटी इंडस्ट्री एंड व्हाट इज योर करंट लोकेशन। सो आप जो है उसको बताएंगे वॉट एवर योर सेल्फ में। वो पहले तो अपनी कंपनी के बारे में ही बताएगा कि हाँ माई नेम वो माई नेम इज अरविंद और आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी लास्ट 10 years या 5 years या 15 years। फिर वो बताएगा कि आपकी कंपनी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देगा कि माई कंपनी इज बेस्ड ऑन दी बैंगलोर लोकेशन या यूएस बेस्ड एंड जापान बेस्ड। तो वो सब बताने के बाद जब वो आपसे कहेगा ओके एज योर रिज्यूमे इज वी रिसीव योर रिज्यूमे आर यू इंटरेस्टेड फॉर जॉब चेंज और लुकिंग फॉर जॉब सो टेल मी योर डिस्क्रिप्शन। तो आप उसमें कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं, आप थोड़ा बताइए कि व्हाट्स योर टेल मी अबाउट योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो आप वन बाय वन एक बार बताइए मुझे ज़रा कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं। नहीं, डोमेन कोई भी हो, कॉन्सेप्ट तो आप हर जगह सेम ही लगाएंगे। पहले देखिए, अगर जो बंदा सपोज दैट फील्ड इंजीनियर है और फिर उसके बाद वो चेंज होकर किसी ऑन साइट सपोर्ट में बैठ रहा है, ऑन साइट सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है फील्ड इंजीनियर के से ना होकर के, फिर वो ऑन साइट के बाद वो एज आर डी एस टीम काम कर रहा है, आर डी एस टीम के बाद वो एक्टिव डायरेक्टरी टीम में गया, एक्टिव डायरेक्टरी टीम के बाद आप वो फिर एस सी सी एम टीम में आ गया सपोज दैट आप ही की तरह। तो फिर आप कैसे टेक्नोलॉजी हैं, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रैक पर ना, आपका ट्रैक तो नहीं चेंज हुआ ना, ट्रैक आपका वही है। आप ये मत कहिए कि आप दूसरे ट्रैक पर हैं, आप हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रैक में। लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका लोकेशन, वो तो सारी चीज़ें हर इंसान की चेंज सेम रहेंगी। सपोज दैट अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं तो सिंपल क्वेश्चन में मैं सिंपल 4 लाइनों में उसको आंसर दूंगा। माय नेम इज़ अरविंद राजा, आई एम वर्किंग इन HCL technology, I'm working Atos, I'm working in Wipro technology. So and I have total 12 plus years of experience in total IT industry. I have 5 years in SCCM, 5 years experience in SCCM, and I'm handling day-to-day activity in like so application packaging। एंड आपको फिर प्रीवियस ये नहीं बताना है कि आप प्रीवियस में क्या कर रहे थे, फील्ड इंजीनियर थे आप, आरडीएस पे काम कर रहे थे, सिट्रिक्स पे काम कर रहे थे या नेटवर्क पे काम कर रहे थे, आपको वो कुछ नहीं बताना है। एंड इन SCCM आई एम हैंडलिंग एप्लीकेशन पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन मंथली बेसिस, I am handling operating system deployment related troubleshooting with on-site engineers, and also handling some reporting related services with my manager, and also providing some reports in within a team to the management। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। फिर वो आपसे पूछेगा कि ओके व्हाट्स योर डे टू डे रूटीन जॉब एंड व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर कमिंग इन दिस इन योर शिफ्ट। तो आप क्या करते हैं, आप अपना तो फिर बताएंगे ना कि आप क्या करते हैं इस कंपनी में अगर आप अपनी शिफ्ट में स्टार्ट होते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। पहले आपका नाम, आपकी लोकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या किया हुआ है, एजुकेशनल आपका आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपका जो है कंपनी में क्या रोल है, आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बतानी है। फिर उसके बाद आपका वो एज अ टेक्निकल पूछेगा कि क्या डे टू डे रूटीन में आप करते हैं। तो आपको डे टू डे रूटीन में जब आप शिफ्ट स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ये बहुत ही आपका प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने, आप कैसे किसी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं। आप किसी कंपनी में अगर कोई कंपनी का एचआर या उसका मैनेजर आपको रिक्रूट करता है तो सिर्फ आपसे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको प्रेजेंट करना है। देखिए भाई, जो दिखता है वही बिकता है।
आप जितना अपने आप को जितने अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, जितने अच्छे हाई लेवल पे, उतने ही आप उसके लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनेंगे, और वो आपको एज अ पॉजिटिव प्रेजेंट करेगा अपनी जब आपका फीडबैक देगा टू एचआर। और उसी हिसाब से फिर आपका नेगोशिएशन होगा ऑन अ सैलरी बेसिस, और आपकी बैंड और आपकी पोजीशन डिफाइन करेगा कि हाँ ये बंदा इस लेवल पे है, और ये इसको ये नॉलेज है, और ये हमारी कंपनी को बेनिफिट, हमारी टीम को ये बेनिफिट दे सकता है। तो इसलिए ये इसकी ये पोजीशन होनी चाहिए, ये एज एल थ्री करने वर्क करने लायक है, या एल टू वर्क करने लायक है, एल वन वर्क करने लायक है। तो वो आपकी आपके प्रेजेंटेशन पे पूरी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो जितने अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर ले जाएं अपने आप को, अपनी सारी चीज़ें जितने अच्छे से बता पाएंगे, तो उस हिसाब से वो आपको एज अ पॉजिटिव नोट लेगा। अभी जैसे कि आपने कह दिया कि हमने आपसे बस एक सिंपल एक लाइन पूछी, अबाउट टेल मी अबाउट योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो आपने बोल दिया आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर किसी टेक्नोलॉजी के पर्सन को अगर कहीं पे भी वर्क करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रैक, तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, एवरी टाइम प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर एवरी टाइम। कि अगर कोई कहता है कि भाई ये चैलेंज आया, तो आप उसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छा इसको बारे में पहले पढ़ूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आप उसको पहले लीजिए कि हाँ, यू हैव टू टेक अ चैलेंज, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू फिक्स दिस चैलेंज, हाउ टू टेक दिस चैलेंज। तो आप पहले उस चैलेंज को ले लीजिए, अगर आपको कोई कह रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, देन फिर उसके बाद आप उसके बारे में पढ़िए, फिर उसको जो है उसके प्रैक्टिकल करिए, उसके बारे में जो है थोड़ा और डीप में जाइए, और देन आप उसको लर्न करिए। तो ऐसे ही ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप होती है। और ये हाँ, हेलो, कौन ऋषि बोल रहे थे? हाँ, डोमेन डोमेन चेंज हो गया, डोमेन चेंज हो गया, इट्स नॉट अ इशू, क्योंकि डोमेन चेंज करने से आज से 7-8 साल पहले मेरा भी डोमेन पूरा चेंज था। पहले मैं आरडीएस टीम के बंदों को गाइड करता था, उनको पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता था कि कैसे उनकी ट्रेनिंग्स देता था कि कैसे आरडीएस टीम का गाइड कैसे वर्क करता है, कैसे मेल कॉन्फ़िगर करता है, कैसे प्रिंटर करता है। आवाज़ नहीं आ रही ऋषि आपकी। आईटी के डिपार्टमेंट में काम। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो आप मिनिमम कितना एक्सपीरियंस, उसको कुछ तो एक्सपीरियंस दिखाएंगे ना, एज अ फ्रेशर एससीसीएम आप उसको नहीं बता सकते कि मैं फ्रेशर हूँ। आप उसको बताना पड़ेगा कि आप 2 से या 3 साल से आप एससीसीएम में थे, इस और जिस कंपनी का आप एक्सपीरियंस लेटर दिखाएंगे, सपोज दैट वो एरिक्सन हो सकती है, नोकिया हो सकती है, या आपकी सिस्को भी कंपनी हो सकती है। तो आप वो सिस्को का आप भले ही वो 10 साल पुराना एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप उसको ये प्रेजेंट करें कि आप 2 से 3 साल से पिछले एससीसीएम के ट्रैक पर ही काम कर रहे थे उस कंपनी के अंदर। तो आवाज़ आपकी बहुत हमें क्लियर नहीं आ रही है एक्चुअली, और किसी को भी शायद। हाँ, तो आप एससीसीएम में उसको बोलिएगा ना कि यू आर वर्किंग एज अ यू आर वर्किंग ऑन एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, यू आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर अपडेट, you are working on queries which are raising on on-site team member, on-site team support, application is not installing, software update is not installing, and operating system related troubleshooting like PXC is not getting। तो इस तरह से आप उसको बता सकते हैं कि आप डे टू डे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, आप क्लाइंट मैनेजमेंट एससीसीएम क्लाइंट मैनेजमेंट कर रहे हैं थ्रू एससीसीएम, आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यू आर हैंडलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट एक्टिविटी ऑन एवरी मंथ ऑफ सेकेंड ट्यूसडे।
सॉफ्टवेयर अपडेट की एक्टिविटी एवरी सेकंड ट्यूसडे, हमने जैसे कि आपको बताया था कि एवरी सेकंड ट्यूसडे सॉफ्टवेयर अपडेट की एक्टिविटी होती है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि वो पूछेगा ओके यू आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन ऑन एवरी मंथ, सो लेट मी नो द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट विच यू आर फॉलोइंग इन योर कंपनी। तो आप उसको कैसे फिर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जैसे कि हमने आपको लिखवाया भी था कि एक नोटपैड में लिख लीजिए कि आप पहले सॉफ्टवेयर अपडेट का सिंक रन करेंगे। यू आर ओपन गो टू द कंसोल एंड गो टू सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी and then click on all software update, right click, synchronize the software update, then once in between running the software update, we have to check the log. कौन सा log, which log you are checking? wsync mgr dot log, क्योंकि all the software update related information, syncing related information coming in uh, wsync mgr dot log, and once wsync mgr dot log sync is succeeded and we receive the 6702 code in that log, then we have to go to the all software updates and filter the updates, like which version are available in my environment, like 20s2 versions and Windows 10 and 20s2 version, 1909 versions, 1803 versions. Then we have to filter out these updates and create the SUG. Once we create the SUG of these updates, we have to download these updates from SCCM and created a software update group package. Then we have to distribute this update group package to the our distribution point. Once distribution is completed, then we have to apply these update on the workstation. We have to apply these update in three phases. First phase is workstation team. Workstation team, we have to apply these updates for the testing. If updates are successfully and we receive the compliance uh, above the 95%, then we have to apply these updates in phase 2 on the global pilot after 5 days. Once we receive the 95 above the 95% of this update compliance, then we have to then we will we are ready to apply these updates in the live environment. So इस तरह से आप उसको ये सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं। उसके लॉग्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपने अगर एडीआर रन कर रहा है, एडीआर के थ्रू आपको सॉफ्टवेयर अपडेट रन करना है, तो रूल इंजन डॉट लॉग को मॉनिटर करेंगे। और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट सिंकिंग से रिलेटेड हमें चेक करना है लॉग, तो डब्ल्यू सिंक एंड डी आर क्लाइंट एंड पे कौन कौन से लॉग होने चाहिए, वो भी हमने आपको बताए थे। पॉलिसी एजेंट डॉट लॉग, लोकेशन सर्विस डॉट लॉग, डब्ल्यू यू हैंडलर डॉट लॉग। तो उन लॉग्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको रखना पड़ेगा। उनको नहीं आप रख पा रहे हैं तो कहीं लिखना पड़ेगा, ताकि वो आपकी आंखों के सामने बार बार जितने बार आएँ तो आपको याद हो जाए। तो जब तक आप ये लॉस याद नहीं करेंगे, तो आप उनको नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड कि अगर एससीसीएम में नहीं है, तो आपको उन चीज़ों के लिए आपके दिमाग में अपने फुल बैठाना पड़ेगा कि ये कौन कौन से लॉस किस लिए होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। ऐसे ही एप्लीकेशन पूछेगा कि टेल मी द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, तो आपको इसी तरह एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस भी आपको बताना है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे करना है, क्लाइंट एससीएम क्लाइंट इंस्टॉल नहीं हो रहा है या उसमें एरर आ रही है, तो कौन सा लॉग चेक करना है, कहाँ पर उसका सेटअप होता है, कैसे मैनुअली अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हैं क्लाइंट एससीएम क्लाइंट को। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी चाहिए। और यही क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज़ द एससीएम क्लाइंट ईएक्सी नेम, तो वो ईएक्सी नेम बताइए। व्हाट इज़ द पाथ ऑफ एससीएम लॉग फाइल्स ऑन क्लाइंट मशीन, एससीएम क्लाइंट की लॉग फाइल्स की लोकेशन क्या होती है, बताइए आप में से कोई, क्या होती है एससीएम क्लाइंट लॉग की, एससीएम लॉग फाइल की लोकेशन ऑन क्लाइंट मशीन और ऑन सर्वर, हमें दोनों बताइए। गौरव, ऋषि, यही क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, यही क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। किस क्या
हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। सी विंडोज़ सी विंडोज़ सीसीएम सी विंडोज़ सीसीएम एंड सीसीएम के अंदर लॉक फ़ोल्डर, ये देखिए। आप ढूँढ रहे हैं तो आप लिख लीजिए, आप अपने पास कहीं लिखिए, अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं एससीसीएम की ऑन अ सीरियस नोट, तो आपको ये लोकेशंस पता होनी चाहिए, और एससीसीएम सर्वर के क्या लॉग होते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यही नहीं बता पाएंगे, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए, सी विंडोज सीसीएम के अंदर लॉग फोल्डर है। ये देखिए लॉग्स, यहाँ सारे एससीसीएम के लॉग्स होते हैं ऑन अ क्लाइंट मशीन। और एससीसीएम सर्वर के लॉग कहाँ पर होते हैं? वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर लॉक फ़ोल्डर। सिंपल बात है, कहीं इतना। हाँ, देखिए क्लाइंट मशीन वाला तो हमने आपको बता दिया। हाँ, क्लाइंट मशीन वाला तो हमने आपको बताया। वो सी में विंडोज़ में सीसीएम के अंदर और लॉक फ़ोल्डर। और ये एससीसीएम सर्वर के लॉग्स होते हैं। एससीसीएम सर्वर के कहाँ पर लॉग होते हैं? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एंड लॉग्स। ये एससीसीएम सर्वर के लॉग्स हैं। सी नहीं है, यहाँ पर ई है, क्योंकि एससीसीएम माइक्रोसॉफ्ट की जो लैब है उसमें ई है। और आपको अलग अलग कंपनीज में अलग अलग ड्राइव मिल सकती हैं, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज मत होइए। बस आप ये बताइए कि प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एंड देन लॉग्स फोल्डर के अंदर और लॉग्स फाइल, सब ये सारी लॉग फाइल हैं यहाँ पर, ये सर्वर एंड में। विंडोज सर्विसिंग में अभी हमने आपको लास्ट टाइम बताया कि कौन से लॉग एक्ट, अभी कल की क्लास में हमने बताया सेटअप एक्ट डॉट लॉग और सेटअप एरर डॉट लॉग। तो इनमें हम ये कहाँ पर होते हैं? विंडोज़ डायरेक्टरी, विंडोज़ वीटी फोल्डर के अंदर, सोर्स के अंदर, पैंथर फोल्डर में ये सेटअप एक्ट और सेटअप एरर डॉट लॉग होते हैं, जिससे हम विंडोज़ सर्विसिंग की डिप्लॉयमेंट चेक कर सकते हैं। अगर विंडोज़ सर्विसिंग जा रहा है, विंडोज़ वर्जन अपग्रेड जा रहा है वाया एस, तो यही सब लॉग होते हैं। डब्ल्यू का पोर्ट पूछेगा, व्हाट इज़ द पोर्ट ऑफ डब्ल्यू, तो 8530। ये 8530, 8531 ये आपको रटे होनी चाहिए। वो कोई भी पूछ सकता है कि आपने अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट का डब्ल्यू का पोर्ट क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है। तो आपको सीधे बोलना है 8530। आप नहीं याद कर पा रहे हैं, रट लीजिए एकदम रट्टू तोते की तरह। उसको एक बार नहीं 50 बार रट डालिए अपने दिमाग में, जब तक छप ना जाए उसको रटते रहिए। एप्लीकेशन से रिलेटेड, अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है तो वो किस लॉग में जाकर चेक करेंगे? ऐप डिस्कवरी डॉट लॉग। तो ये सारे लॉग आपको जो है नहीं आ रहे हैं तो गूगल से किसी एक वर्ड की फाइल में कॉपी पेस्ट करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपनी दीवार पर चिपका लीजिए, और रोज़ उसके सुबह शाम 4 बार देखिए कम से कम। तो वो लॉग्स आपको याद हो जाएंगे। और जब तक अगर आपको लॉग्स नहीं याद होंगे, आप इंटरव्यू का कोई भी इंटरव्यू को एस का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू एस इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द लॉग्स। जब तक आप लॉग्स के बारे में प्रॉपर, आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको कोई जानकारी नहीं होगी उस बारे से कि किस लॉग, कौन सा लॉग किस लिए काम करता है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, वो किस लोकेशन पे मिलता है, तो आप उस पर ट्रबल शूट या उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। एमपी फेल होता है, तो एमपी फेल के लिए कौन कौन से लॉग होते हैं? मैनेजमेंट पॉइंट अगर फेल होता है तो एमपी सेटअप डॉट लॉग, एमपी कंट्रोल डॉट लॉग, ये एमपी मैनेजमेंट पॉइंट फेल होने के लिए हैं। तो इस तरह से आप बताएंगे। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, तो डिस्ट एन जी आर डॉट लॉग या पैकेज एक्सपर एन जी आर डॉट लॉग, ये कैसे कैसे जो है कैसे ये जो है सारे लॉग्स चेक कर सकते हैं, किस लोकेशन पर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
WCM.log क्या होता है, वो SCCM SCCM सर्वर सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी इंफॉर्मेशन WCM.log में होती है। कैश फाइल क्या होता है, कैश सर्वर हमने एक PDF दी है आपको दो इससे इसके प्रीवियस वाले सेशन में, जिसमें SCCM के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं सारे, और उसके एक और PDF है जो क्वेश्चन के साथ कुछ आंसर दिए हैं। तो उसमें प्राइमरी सर्वर क्या है, कैश सर्वर क्या है, और एप्लीकेशन के लॉग कैसे फ़्लो करते हैं, जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लॉग कैसे स्टेप बाय स्टेप फ़्लो कर रहे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें PDF में है, उसको पूरा पढ़िए, उसको पूरा रट डालिए उस पूरे PDF को। और जो एक PDF दूसरी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को गूगल पे सर्च करिए, उनके सारे आंसर किसी वर्ड की फाइल में या नोटपैड में कॉपी पेस्ट करके अपने पास रखिए, और उनको डेली उसको रिवाइज़ करिए उन क्वेश्चंस को। और अपने पास अगर आपकी लैब एक्सपायर कर गई है तो हमारी इस लैब का यूज़ करिए, या दूसरी लैब भी क्रिएट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे उस सिस्टम में। उस उस जो है डे टू डे प्रैक्टिस से आपको सिस्टम से रिलेटेड इंस्टॉलेशन, उनके लॉग, उनके एरर्स आपको जो है याद होते रहेंगे। और जब एक बार एक SCCM की किसी भी कंपनी में आप SCCM एज आ SCCM एडमिन ज्वाइन हो जाएंगे, फिर आप उसमें डे टू डे आपको सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, अपने आप ही याद हो जाएगा, उसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है इतना। अब इस ये हाँ, मनीष सर के साथ कल एक सेशन होगा 11 बजे से। हम एक अभी आपको मेल कर देंगे, आप शाम तक 11 बजे से सेशन होगा, और यही सब क्वेश्चन होंगे उनके साथ, ये याद रखिएगा। और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू कभी किसी कंपनी में होता है तो उसमें भी यही क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा 100% का एक्सपीरियंस है। तक कि जो हमने एक्चुअली वो इंटरव्यू पैनल में है और मैं भी इंटरव्यू पैनल में हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग आप पूछते हैं क्लाइंट से, बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि मैं SCCM में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसके आंसर वो प्रॉपर यही नहीं बता पाते कि एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का क्या लॉग फ्लो होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के पैचिंग के क्या लॉग फ्लो होता है, वो इन लॉग्स को ही नहीं बता पाते हैं। एज अ L3 जो वर्क करने आ रहे हैं वो भी नहीं बता पाते हैं। अगर हम उनसे पूछ लें कि सर्विस कनेक्शन पॉइंट अगर के कितने मोड होते हैं, तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो ऑफलाइन दो तरह के मोड होते हैं, ऑफलाइन और या ऑफलाइन। बूट इमेजेस हमने आपको बताई थी दो तरह की होती हैं। तो अभी इंटरव्यू का यही क्वेश्चन है कि कितने तरह की बूट इमेज होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बूट इमेज। तो दो तरह की होती है, X64 बूट इमेज, X36 बूट इमेज। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इनके आंसर कोई इजीली दे ही नहीं पाता है, जबकि वो सामने ही SCCM में उनके आंसर्स होते हैं। सर्विस कनेक्शन पॉइंट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड। सर्विस दो तरह के मोड होते हैं। और अगर ये हम SCCM में हमें अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, उसका तो वर्जन अपडेट नहीं आ रहा है, तो कौन सा सर्विस कनेक्शन पॉइंट, कौन सा पॉइंट डाउन है, कौन सा रोल डाउन है, तो सर्विस कनेक्शन पॉइंट रोल डाउन है। तो ये सारे चीज़ें यही इंटरव्यू की हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है शुरू से लेकर लास्ट तक के, तो आपके सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में ले जाएंगे। और कल मनीष सर जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो सब भी यही क्वेश्चंस होंगे, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कौन सा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है, एग्जिट कि नहीं हुआ है, कौन सा लॉग चेक करेंगे, एग्जिट .log। तो यही यही लॉग है। एग्जिट कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है तो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो कोई दूसरा एग्जिट कोड आएगा। वो हम CM ट्रेस टूल में Ctrl L करके देख सकते हैं कि इसका क्या एरर कोड है। तो कल के लिए तैयार रहिएगा, आज पूरा रिवाइज कर लीजिए। जो PDFs दी हैं उनको आप थोड़ा एक बार फिर से पढ़िए, उनको देख लीजिए। हमने आपसे कहा था कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन की स्टेप बाय स्टेप हम क्या है वो हम आपको बताएंगे। बंद हो गया क्या, है मैं दे रहा हूँ आपको, ये लिंक दे रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन का। अगर आप इसमें से कहीं कंफ्यूज होते हैं तो इस लिंक से आप जो है देख सकते हैं।
ये लिंक अपने पास आप सेव करके रख लीजिए अपनी एप्लीकेशन बेस लाइन में। अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है जैसे क्रिएट करना है, जैसे आज हमने बताया वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो सभी के पास होनी चाहिए आज की। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। और कल 11 बजे से क्लास है मनीष सर के साथ। हाँ,